HEG ये कंपनी आज हमारे फोकस में क्यों है ये मैं बताऊंगी, बट पहले कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाती है। HEG के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड प्लांट है, जहां सोफिस्टिकेटेड अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स की प्रोसेसिंग होती है। ये अपने प्रोडक्शन का 70% 3 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। नतीजों की बात कर लेते हैं। मुनाफा करीब 30% बढ़कर 170 करोड़ आया। आय और मार्जिन भी बढ़े हैं, तो नंबर्स ओवरऑल अच्छे रहे। HEG ने लिथियम आयन बैटरी के लिए ग्रेफाइट एनोड बनाने का भी हाल ही में ऐलान किया है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक कार्स और व्हीकल्स रादर में किया जाएगा। तो इस नए कारोबार को लेकर कंपनी की क्या योजनाएं हैं, नतीजे और आउटलुक पर बात करने के लिए स्वागत करना चाहूँगी कंपनी के ED मनीष गुलाटी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर गुलाटी, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। पहले तो ये जो नया अनाउंसमेंट है, इस पर ही मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। जो कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है एक सब्सिडरी फॉर एनोड्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, इसके बारे में बताइए सर। एग्जैक्टली क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इससे आप देख रहे हैं और इसका मायना क्या है अगर हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में देखें, रेवेन्यू टारगेट्स क्या है? गुड मॉर्निंग स्वाति। इसमें हमने जो एक नया अनाउंसमेंट किया है एनोड का, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, जो जिसमें बैटरीज लगती हैं, बैटरीज में सेल लगते हैं, उस सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेफाइट एनोड। तो ये काफी रिफाइंड हाईटेक पाउडर होता है जो हर उसमें सेल में लगता है। तो अगर 1 किलोवाट आवर का अगर वो है बैटरी का कैपेसिटी, तो उसमें 1 किलो एनोड लगता है। तो लेट्स से एक कार में जैसे अगर 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा है, तो उसमें 40 किलो एनोड लगेगा। इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है, लेकिन इंडिया में जिस तरह का आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से यू कैन सी मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन द रोड। सो जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है आत्मनिर्भर भारत पे, जो PLI स्कीम्स है जिसमें 60% डोमेस्टिकेशन जरूरी है, उसमें एनोड विल प्ले अ मेजर पार्ट इन मेकिंग दिस इन आत्मनिर्भर भारत का जो ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें ये जो डिमांड है आज की डेट में, लेट्स से इंडिया में डिमांड 20 गीगावाट आवर की है, मतलब, और 1 गीगावाट आवर मतलब 1000 टन एनोड लगेगा। तो 20,000 टन की एनोड की डिमांड तो आज ही है। तो ये तो एक ऐसा फ्यूचर इसका इतना सिक्योर है, और इतना इसमें इसकी जो प्रोजेक्शन देखें कि 2025 तक ये 60 हो जाएगी गीगावाट आवर, उसके बाद 2030 में 260 हो जाएगी। ये मैं नीति आयोग की रिपोर्ट से बोल रहा हूँ। तो इसमें पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। हमने अनाउंस किया है कि हम 10,000 टन का प्लांट लगाएंगे, उसमें 1,000 करोड़ हम पहले इन्वेस्ट करेंगे, फिर दूसरे फेज में और 10,000 लगेगा। उसमें हमारा अंदाज है कि और 1,000 करोड़ उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। काफ़ी अग्रेसिव प्लान्स है और काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ आप देखते हैं जिस तरह से आगे प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं इसके। कितनी कंपनीज हैं सर इंडिया में जो ये करती है मैन्युफैक्चर एनोड्स फॉर लिथियम आयन? मैं समझना चाह रही हूँ मार्केट साइज एंड पोटेंशियल इन दैट सेंस। और आगे आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, तो आप एक फेज्ड मैनर में करेंगे। ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट इसके लिए लगने वाला है और उसके फिर कैसे रिटर्न्स आपको मिलेंगे? देखिए, इंडिया में बात तो बहुत कंपनीज कर रही हैं और कुछ बैटरी बना रहे हैं, कुछ सेल बना रहे हैं, बट ये मेनली इंपोर्ट से केटर हो रहा है। आई बिलीव हम पहली कंपनी है जो एक्चुअली में इसमें अब एनोड को इसे हम सीरियसली परसू कर रहे हैं, बट बात बहुत लोग कंपनीज कर रही हैं। और इसमें हमारा जो बैकग्राउंड है जो ग्रेफाइट का है, आज जैसे HEG को 50 साल पूरे हुए हैं इस साल, तो जो हमारा जो ग्रेफाइट में एक्सपर्टाइज है, वो हमें बहुत यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में काम आएगा। जो हमारा लर्निंग कर्व है, बिकॉज हमें ग्रेफाइट बनाना आता है, जो बेसिक ग्रेफाइट है। तो अभी जो हम बनाते हैं वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है जो स्टील प्लांट्स में यूज होता है, बट एटलीस्ट हमें कार्बन और ग्रेफाइट की कंपनी के पास एनफ लर्निंग है, तो उसे हमें लगता है कि हमें एक एडवांटेज मिलेगा कंपेयर टू अदर कंपनीज हु आर न्यू इन द फील्ड ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट। और जो आप रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, लेट्स से हम सोचते हैं, अब ये एक्चुअली ऐसी एक फील्ड है, मतलब कि बहुत ही आई मीन इसमें बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। तो लेट्स से 5 साल में अगर हमारा लेट्स से 2025 तक हमारा प्लांट तैयार हो जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम वी शुड हैव अ टर्नओवर ऑफ 1,000 करोड़ पर ईयर टू स्टार्ट विद। 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट भी आपने कहा होंगे यहाँ पर, और टर्नओवर उतना आप एक्सपेक्ट करते हैं। मार्जिन इस बिजनेस में कैसे रहेंगे सर? अब इस समय ये कहना तो मुश्किल है, बट डेफिनेटली मेरे को लगता है 30-35% मार्जिन से कम क्या होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं।
30-35 तो मिनिमम आप बता रहे हैं। और सर एक्सपोर्ट मार्केट इस वेंचर से आप कैसे टैप इन करेंगे, क्योंकि इंडिया में तो ऑफ कोर्स हमने बोला, बट ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दैट सेंस इज नेसेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी भी है, होती है, तो उसको कैसे टैप इन करेंगे? जी, मेरे हिसाब से तो अभी इंडिया में ही इतनी डिमांड है, जैसे मैं आज ही बोल रहा हूँ, एज वी स्पीक आज ही 20,000 टन की डिमांड है और इंडिया में 1 kg एनोड नहीं बन रहा। तो जब तक हम 2025 में लाएंगे ये डिमांड तो और मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये 60 गीगावाट तक पहुंचेगी, तो 8.5 टन हो जाएगी और हम तो सिर्फ 10,000 टन की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में इटसेल्फ डोमेस्टिक डिमांड बहुत है, मतलब ये एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम करेगी। अभी जितना भी बैटरी के सेल्स है वो सब इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो ये करने से कम इंडिया में ही बहुत डिमांड है और वर्ल्ड वाइड तो खैर ग्लोबल डिमांड तो इट्स यू कांट इवन इमेजिन द नंबर्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सो ये ग्लोबल डिमांड। एब्सोल्युटली, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है जो टैप इन करने जा रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इमेंस है। 4-5 साल में इसके जी रिजल्ट्स आप समझते हैं देखने को मिलेंगे, एंड दैट विल जी। बी अ वेरी बिग पॉइंट सर। ओके, अब हम बात करते हैं सर थोड़ा सा ट्रेंड इन प्राइस ऑफ नीडल कोक सर, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरह रहे सर? देखिए नीडल कोक तो पिछले 2-3 क्वार्टर से एकदम स्टैटिक रहा है। उसमें जो पहले बढ़त आ रही थी, पहले वो बढ़ते-बढ़ते, लेकिन जब ये साल 2022 में पिछले 2-3 क्वार्टर से वो प्राइसेस बिल्कुल सेम रहे। मेजर कंपनीज के सेम रहे, एक आध कंपनी के ऊपर नीचे हुए हैं, बट लार्जली जो हमारी बाइंग है वो करीब-करीब उसका प्राइस सेम रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। बोले आगे सर क्या ट्रेंड्स लग रहे हैं इसके प्राइसेस को लेकर, स्टेबिलिटी ही? देखिए आगे ये चूंकि हम बिल्कुल इलेक्ट्रोड से बिल्कुल लिंक्ड रहता है और इलेक्ट्रोड में अभी जिस तरह से ये जो वॉर रशिया यूक्रेन की हो रही है उसका टोल हम अब फील हो रहा है। अब जैसे अभी हम इस क्वार्टर की बात करें जुलाई सितंबर को, अगर अप्रैल अप्रैल से जून से कंपेयर करें तो 6.5% तो स्टील का डिक्लाइन हुआ है। और अगर हम 9 महीने वर्सेस 9 महीने भी पिछले साल के कंपेयर करेंगे तो उसमें भी 5.6% का डिक्लाइन है। अब जैसे अभी तक हम अप्रैल टू जून में हम फुल प्रोडक्शन चल रहे थे और अपना पूरा प्रोडक्शन बेच पा रहे थे। अब इस क्वार्टर में जुलाई टू सितंबर में हम चले तो फुल प्रोडक्शन, बट थोड़ा वॉल्यूम कम बिका और अक्टूबर दिसंबर भी थोड़ा टाइट लग रहा है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो ग्रोथ है उसका पाथ बिल्कुल क्लियर है। मतलब जैसे अमेरिका में 20 मिलियन टन की कैपेसिटी आ रही है, अब 20 मिलियन टन स्टेट अवे मींस के 30,000 टन की एडिशनल इलेक्ट्रो डिमांड आ रही है। तो इसमें और ये भी जो इस 20 मिलियन टन में भी 6.5 मिलियन टन तो इस साल के एंड में आ रहा है और बाकी जो 11 मिलियन टन वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, तो वो भी हमें 2024 में वो कैपेसिटी भी ऑन स्ट्रीम आ जाएगी। और अमेरिका हमारे लिए, अगर हम इंडिया को छोड़े तो हमारे लिए आज की डेट में लार्जेस्ट मार्केट है। 20 साल से हम अमेरिका में बेच रहे हैं, तो हमें ऐसी कोई इसमें मतलब ये जो 1-2 क्वार्टर के जो डिप है ये हमें एक टेम्पररी ब्लिप लगता है। अब ऑब्वियसली वॉर का टोल तो आना ही था, उसमें एनर्जी प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, हर चीज अगर इतनी शूट अप हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आता ही आता है। But राइट। still, in our journey, in our whole journey, 1 or 2 quarters is just a minor blip because जी। इसका लॉन्ग टर्म पाथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की ग्रोथ का बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। डिकार्बनाइजेशन होगा ही होगा, ब्लास्ट फर्नेस को डिस्करेज किया जाएगा ही जाएगा। जैसे ब्लास्ट फर्नेस अगर 4 गुना कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस करेक्ट एमिशंस सर। करती है ओके। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ओके, फेयर जी इनफ। और सर डिमांड अगर हम स्टील कंपनी से देखें इस वक्त किस तरह से दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे हमने वॉलेटिलिटी देखी थी। देखिए इंडिया से तो डिमांड स्ट्रांग है, इंडिया से तो डिमांड में अभी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, बट ग्लोबली जैसे यूरोप से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले यूरोप में स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हिट हुई। उनके बिजली के दाम 5 गुना मल्टीप्लाई हो गए और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तो चलता ही, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर पोर्शन। आई मीन तो उसमें फिर उनकी तरफ से यूरोपियन कस्टमर्स की तरफ से सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर्स के पुश बैक आए, followed by Turkey, then Middle East also started going a little slow. So other than US, which is going strong, बाकी rest of the markets are feeling the toll of the war. सर प्राइसिंग ट्रेंड किस तरह से दिख रहे हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के, चाइना और इंडिया को अगर हम देखें तो इस वक्त? देखिए हम अपनी जो प्राइसिंग की बात करें Q1, Q2 की प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट सिमिलर रही है, बट अभी गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस, आई मीन सेल्स यूटिलाइजेशंस थोड़े प्रेशर में आ रहे हैं, तो थोड़ा प्राइस प्रेशर में आ रहा आता दिख रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हालांकि बहुत मार्जिनल है।
बट प्राइस में डेफिनेटली अब थोड़ा अक्टूबर नवंबर दिसंबर से प्रेशर आ रहा है। अभी तक जो पिछले अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर प्राइसिंग वाज स्ट्रांग, जो कि हमारे नतीजों से भी क्लियर है कि डिस्पाइट सेलिंग लेस वॉल्यूम्स स्टिल वी आर एबल टू हैव सम मार्जिन्स। बट अब आगे थोड़े से तो इस आगे क्वार्टर से उसका प्रेशर। असर आपके मार्जिन्स पर पड़ सकता है इन द कमिंग क्वार्टर्स सर, क्योंकि प्राइस इतने स्ट्रांग नहीं है, थोड़े म्यूटेड हो रहे हैं तो। जी देखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मोर देन प्राइस एक्चुअली वॉल्यूम, जो बिकॉज ऑफ लेस डिमांड करंटली इन दिस क्वार्टर, वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर में आ रहा है मोर देन द प्राइस। वो तो हम फिर नेचुरली वी डोंट हैव टू पिक एवरी ऑर्डर ऑन द स्ट्रीट, वो टू दैट एक्सटेंट हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं अपनी तरफ से। बट वॉल्यूम पे प्रेशर है अक्टूबर नवंबर इस क्वार्टर में। और बाकी जैन टू मार्च, क्योंकि हम क्वार्टर बाय क्वार्टर बुकिंग कर रहे हैं, तो अगर चीजें ठीक हो जाती हैं, ग्लोबल कंडीशंस स्टेबल हो जाती हैं, तो जैन टू मार्च से ग्रोथ भी देखी जा ऑल सकती राइट, है। अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें सर, कुछ कुछ कंपनीज ने यहाँ पर प्लांट क्लोजर अनाउंस किए हैं। किस तरीके की डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ओवरऑल कैसी दिख रही हैं, और कुछ हैं ऐसे बिजनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ जो आप देखना चाहेंगे, मे बी टू पिक अप एंड एक्वायर, कोई ऐसे पोटेंशियल एक्विजिशंस भी हैं आपके रडार पर? देखिए, मेरे ख्याल से जो वो क्लोजर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, आई थिंक आप ग्रेफटेक की बात कर रहे हैं, वो हमने भी देखी न्यूज, वो 15 सितंबर के उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में एक रिलीज जारी करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारा एक प्लांट जो मेक्सिको में है, वो उसे पोल्यूशन एनवायरमेंटल अथॉरिटीज ने एक टेम्पररी सस्पेंशन नोटिस दिया है, तो वो तब से वो बंद है। तो वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ग्रेफाइट की, जिसको हम ग्रेफटेक में बोल रहा हूँ, वो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। और उसका 30% कैपेसिटी, जो उन्होंने पब्लिक रिलीज में बोला है कि वो जो प्लांट था मेक्सिको, वो उनकी ग्लोबल कैपेसिटी का 30% था। तो एक तो वो 30% उसकी बात कर रहे हैं, साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि वो प्लांट उनके सारे ग्लोबल प्लांट्स के लिए कनेक्टिंग पिन, जिसको हम निपल बोलते हैं, बनाता था। अब ये कनेक्टिंग पिन जो होता है, ये जी दो इलेक्ट्रोड को जोड़ता है और ये की पार्ट है। तो उससे अब जैसा वो बोल रहे हैं कि पूरा आधा साल 2023 का लगेगा, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से कुछ मिटिगेट करने की उसको, तो बोल बोल रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि 10 से 12 जी का सर। टन के तो ऑर्डर वो मीट नहीं कर ओके पाएंगे क्यों। ओके ओके, ऑल राइट, तो ये तो डिमांड की बात हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, बिजनेस को और आगे आउटलुक कैसा दिख रहा है ये बताने के लिए।